हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके जो कि बाइनरी वाले को छोड़ के वो डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। 12th, 13th, 14th आपके बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन सेज कि एक सेट ए दिया हुआ है -1, 0, 1 एंड 2, यस, एंड बी इज -4, -2, 0 एंड 2। आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं एफ जी फ्रॉम ए टू बी, मतलब दोनों फंक्शंस की पहली चीज क्या सेम है, सॉल्यूशन f is from a to b and g is also from a to b, मतलब दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम है। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस हाफ माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। लिख भी सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए and this is also for all x belonging to A। अब वो ये कह रहा है कि you have to prove कि आपके जो f और g फंक्शंस है वो दोनों बराबर हैं। तो देखिए एनसीईआरटी ने हिंट दे रखा है, इवन दो दे हैव नॉट डिफाइंड इट एनीवेयर इन द चैप्टर, कि इक्वल फंक्शंस का क्या मतलब होता है। इक्वल फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो दिखते कैसे भी हो आपको आउटपुट सेम मिलेगा। मींस जो इनपुट आएगा, एक सेम इनपुट अगर हम दोनों फंक्शंस में डाल रहे हैं तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। जैसे हमने आपको बोला था कि फंक्शन बिहेव्स लाइक अ मशीन, जैसे आलू से चिप्स बनाने की मशीन है तो मशीन किस कंपनी की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें कितने की ट्रैक्टर है आपका। ठीक, ट्रैक्टर का काम क्या है, खेत जोतना। तो ट्रैक्टर आप मित्सुबिशी का लीजिए, चाहे स्वराज का लीजिए, चाहे आयशर का लीजिए, इट डजंट मैटर विच ब्रांड ऑफ ट्रैक्टर यू आर यूजिंग, सब ट्रैक्टर सेम ही काम करेंगे। खेत में जाएंगे, खेत जोतेंगे एंड वॉट एवर लेवलिंग ऑफ द फील्ड एंड ऑल दैट विच इट कैन डू, लेकिन ट्रैक्टर का फंक्शन तो सेम ही है, काम वही करेगा। तो इसी तरीके से फंक्शन का नाम बदलने से, लुक्स बदलने से फंक्शन बदल जाता है, ये तो ठीक है। फंक्शन का नाम बदलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फंक्शन का अगर ये आप डेफिनेशन चेंज कर देते हैं तो फंक्शन बदल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि दोनों फंक्शंस अभी भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हों। देखिए फंक्शन अलग चीज है, फंक्शन दोनों अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फंक्शन अलग है, नहीं, दोनों के दोनों अलग ही हैं, सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों रिजल्ट सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि दो फंक्शंस अगर सेम रिजल्ट सेम इनपुट के लिए देते हैं तो ये फंक्शंस इक्वल बोले जाते हैं। अब देखिए ये फंक्शंस हर x बिलोंगिंग टू r के लिए ट्रू नहीं होंगे इक्वल, लेकिन इन दोनों सेट्स के लिए ये ट्रू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक एलिमेंट पे हम f की वैल्यू निकालेंगे और उसी एलिमेंट्स पे हम g की वैल्यू निकालेंगे। अगर सारी वैल्यूज, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ g फॉर द वैल्यूज ऑफ a आर सेम, तब हम कहेंगे कि f इज इक्वल टू g। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट x इज इक्वल टू -1, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट a। तो f ऑफ -1 क्या होगा, f ऑफ -1 इज -1 का स्क्वायर minus of -1 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2। फर्स्ट वाले का आंसर g of -1 is equal to 2 times mod of -1 by 2 -1 which implies that 2 times mod of -1 कितना आएगा, mod of -3 by 2 -1। तो ये mod के बाहर जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 into 3 by 2 -1, तो ये 2 कटा, कितना आया 3 - 1 which is equal to 2। तो f of -1 एंड g of -1 सेम आ गया। चलिए सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड फॉर x इज इक्वल टू 0, f of 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। g of 0 आपका आएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ 0 -1 by 2 -1 which is equal to 2 टाइम्स मॉड ऑफ -हाफ -1। अब ये मॉड जब ओपन होगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 by 2 -हाफ पॉजिटिव हो जाएगा, कटा ये -1 1 -1 कितना आया
which is equal to 1 minus 1 equal to 0. Third, for x is equal to 1, f of 1 कितना आएगा? f of 1 आपका आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 which is equal to 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर हुआ, 1 पुट किया तो माइनस 1 हुआ, 1 minus 1 is 0. g of 1 ये आपका आएगा, हम थोड़ा इधर से लिख रहे हैं ताकि फोर्थ वाला भी इसी में आ जाए, तो ये आपका आएगा 2 टाइम्स mod of 1 minus 1 by 2 minus 1 which is equal to 1 minus half is half, तो 2 times mod of 1 by 2 minus 1, ये 2 कटा, 2 times 1 by 2 minus 1, 2 कटा, 1 minus 1 0. इसका मतलब अभी तक f of minus 1 2, g of minus 1 2, f of 0 0, g of 0 0, f of 1 0, g of 1 0, the last one 4, x is equal to 2. तो 2 पुट करिए तो f of 2 कितना आएगा? f of 2 is equal to 2 स्क्वायर माइनस 2 और 4 माइनस 2 is equal to 2. अब g of 2 की बात करते हैं तो g of 2 आपका आएगा 2 टाइम्स mod of 2 minus 1 by 2 minus 1. x की जगह हम सब में वही वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो ये कितना आएगा? 2 माइनस 1 by 2, 2 to the 4 माइनस 1 that is 3 by 2, तो 2 टाइम्स mod of 3 by 2, अब पॉजिटिव में आ गया माइनस 1 तो ये आ गया 2 टाइम्स पॉजिटिव, ये तो एज इट इज ही बाहर आ जाएगा, 2 कटा 3 माइनस 1 2. तो इसका मतलब हमने डोमेन की सारी वैल्यूज के लिए f और g की वैल्यूज निकाली एंड वी फाउंड इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा. उसके बाद आपको लिखना है सिंस f of minus 1 is equal to g of minus 1 equal to 0, what was it 2, कितना आएगा 2, हाँ, f of 0 is equal to g of 0 is equal to 0, f of 1 is equal to g of 1 is equal to 0 and f of 2 is equal to g of 2 is equal to 2. So therefore rather since both functions f and g attain same values for, or rather symbol ही बना देंगे, for all values of a belonging to capital A. Both functions f and g attain same values for all values of a belonging to capital A. Therefore f and g are equal. डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया तो अब लिख दीजिए both are equal. ठीक, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि both of them produce the same result and फलाना ढिमाका. ठीक, चलिए give me some time to clear up the board and write down the next question on the board. ठीक है बच्चों, तो the next question, question number 16 is written on the board. This question is a very very good question. इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा कुछ नहीं है जो कि केवल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, एनालिटिकल चीजें, लॉजिकल ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है. देखिए क्वेश्चन ये कहा कि अगर हमारे पास एक सेट ए दिया गया जिसमें कि केवल 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, आपको ये बताना है कि कितने हम इसमें हम कितने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इस टाइप के रिलेशंस लिख सकते हैं. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंडीशन उसने ये लगाई है कि ये 2 एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए. गुड. ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स हैं? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स नहीं है. रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? 1 1 2 2 3 3 4 4, ये वाले. पहली चीज ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं. ऑब्जर्वेशन पहला ये है कि एन ए क्रॉस ए हमें पता है कि कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जितने आएंगे उससे ही हम आपको एलिमेंट्स उठाने हैं. तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आने हैं? 9. तो चलिए पहले हम ए क्रॉस ए लिख लेते हैं. तो ए क्रॉस ए जब आप लिखेंगे तो स्टार्टिंग विद 1 1 1, फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3.
इसी में से एलिमेंट्स उठा के आपको एक सेट ऐसा बनाना है जो कि इस टाइप का रिलेशन हो जाए। मतलब इसी का सबसेट हमें उठाना है और इसी का सबसेट ही एक रिलेशन डिफाइन करता है। ये क्रॉस है, इसका सबसेट उठाइए तो ए टू ए में एक रिलेशन डिफाइन कर देता है। तो लेट्स सी कि इसमें से टोटल, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस लिखना। तो चलिए पहले मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिखा R1, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसने ये कहा कि आपका रिलेशन होना कैसा चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी जो होना चाहिए वो देखो, वो पहले बनाएंगे ना, फिर असर्टेन करेंगे कि वो ना हो जाए। तो 1 1 2 2 3 3, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए ताकि आपका फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो जाए। अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो ये तीनों होने ही होने चाहिए। ठीक, तो हमने कितने एलिमेंट्स यूज कर लिए, 1 1, एक मिनट, इसमें है कितने, 2 3 3 3 6 और था, तो ये 3 एलिमेंट्स हम यूज कर चुके हैं। अब उसने बोला कि आपको इसमें 1 2 और 1 3 ये 2 एलिमेंट्स रखने ही रखने हैं। ठीक, अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव हो चुका है हमारा रिलेशन, तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने ऑलरेडी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बना दिया है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। उसने बोला 1 2 1 2 और 1 3 होना चाहिए। अगर 1 2 है, रिलेशन सिमेट्रिक है, तो कौन सा और एलिमेंट होना चाहिए था, 2 1, कंपल्सरी है। 1 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 भी होना चाहिए। ठीक, अब मतलब ये सबसे छोटा रिलेशन हमने लिखा है, ये सबसे छोटा रिलेशन लिखा है ए टू ए, जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, और उसमें ये 2 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 3 एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है, ये 2 एलिमेंट्स दिया है, ये रखना ही है, और इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए। इससे छोटा आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? तो अब कितने एलिमेंट्स हमने यूज कर लिए, 1 2 यूज कर लिया है, 2 1 यूज कर लिया है, 1 3 यूज कर लिया है, और 3 1 यूज कर लिया है। ठीक, बचे कौन से एलिमेंट, 2 3 एंड 3 2। टोटल देखिए आपने 7 एलिमेंट्स तो मिनिमम आपको लेने ही लेने हैं, 7 एलिमेंट्स तो मिनिमम ही लेने हैं। ठीक, 7 एलिमेंट्स लेने के बाद बचते हैं 2 एलिमेंट्स। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक, and this is the smallest relation satisfying given conditions। ठीक है, तो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है आपका, जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई रिलेशन, ये रिलेशन तो हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, एक रिलेशन हमें मिल चुका है, तो इसका मतलब अभी 1 आंसर पे है हम। अब आते हैं 2 पे। तो देखिए क्या आप 2 3 2 एलिमेंट्स बचे हैं, इन्हीं दोनों को उठाना है। इन्हीं दोनों को अगर उठाना है तो क्या हम इसमें 2 3 रख सकते हैं? सपोज करिए हमने 2 3 रख दिया, हमने 2 3 अगर रख दिया तो हमें 3 2 उठाना जरूरी, कंपलसरी हो जाएगा। 3 2 उठाना कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन को हमें सिमेट्रिक बनाए रखना है, रिलेशन को सिमेट्रिक बनाए रखना है। तो जैसे ही आप 2 3 रखेंगे 3 2 रख देंगे। अब 3 2 रखते ही पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स आ गए ना, तो पूरा का पूरा अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ही उठा लिया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर जा रहा है, तो फिर तो इक्विवेलेंस रिलेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 7 एलिमेंट्स हमें मिनिमम उठाने ही उठाने हैं, और इन दोनों में से हम कोई एलिमेंट यहां नहीं रख सकते, क्योंकि एक को रखते ही हमें दोनों रखना पड़ेगा, एक को रखते ही हमको दोनों रखना पड़ेगा। इसलिए, और दोनों को रखते ही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन में चला जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव हमें नहीं रखना है। तो इसका मतलब ये 7 एलिमेंट्स कंपलसरी हैं, और इन दोनों में से हम एक भी नहीं ले सकते। तो कितने हुए? एक रिलेशन, एक ही रिलेशन ऐसा होगा जो कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट कि वी कैन नॉट यूज, रीजन लिख देते हैं, एग्जाम में केवल आपको टिक करना होता है, वी कैन नॉट यूज एनी वन ऑफ
2,3 और 3,2 because presence of one will ensure presence of second, ठीक, एंड यहां जगह कम पड़ी, एंड दिस विल बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, बस इतना रीजन काफी है कि भाई ये तो स्मॉलेस्ट रिलेशन है और उसके बाद जो दो एलिमेंट्स बाकी हैं उसमें से हम किसी एक को भी रखेंगे तो दूसरा उठाना हमारी मजबूरी हो जाएगी, और उसके बाद ये रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। और क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम ये कहते हैं भैया अगर इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और ट्रांजिटिव तो रखना नहीं है। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 17, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है हमने। क्वेश्चन नंबर 17 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड। आपको ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, इसमें भी सेम सेट दिया हुआ है ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3, और आपको ये फाइंड करना है कि अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस काउंट करने हो जिसमें कि 1 2 भी हो, जिसमें कि 1 2 भी हो, तो वो कितने पॉसिबल होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद, लॉजिक कभी भी सेम ही होगा। तो सॉल्यूशन, ए सेट है उसमें आपके हैं 1 2 एंड 3, ए क्रॉस ए लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशन आप डिफाइन करेंगे वो इसी का सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन आप डिफाइन करेंगे वो इसी का सबसेट होगा। तो 1 1 पहला आया, 1 2 दूसरा आया, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, कितने हो गए एलिमेंट्स? 3 3 6 3 9 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये पहला रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहला एलिमेंट रिलेशन लिखना स्टार्ट करेंगे जो कि हमें इक्विवेलेंस बनाना है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव भी रखेंगे, ट्रांजिटिव भी रखेंगे और सिमेट्रिक भी रखेंगे। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट्स हमें पता है कौन कौन से उठाने हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या क्या यूज कर लिया? 1 1 यूज कर लिया, 2 2 यूज कर लिया, 3 3 यूज कर लिया, टोटल 3 एलिमेंट्स यूज कर लिए। वो बोल रहा है कि 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 रखा हमने तो 1 2 आ गया। अब इतना हमारा मिनिमम रखना है, लेकिन अभी ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो सब आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो सबका सिमेट्री भी है और सबका पेयरिंग भी है। 1 1 से रिलेट किया, 1 किसी और से रिलेट नहीं कर रहा, तो केवल इतना पार्ट अगर आप लेते हैं तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। लेकिन मिनिमम आपको ये भी लेना है, तो ये लेने के बाद ये एलिमेंट काम गड़बड़ कर रहा है, तो लेट्स स्टार्ट कि भाई सिमेट्रिक बनाने, 1 2 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि 2 1 को ऐड करने के बाद, 2 1 कहां गया? 2 1 को ऐड करने के बाद क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखिए, इन एलिमेंट्स से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इनको चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 से रिलेट किया, 2 1 से रिलेट किया, तो 1 1 है, हाँ है। 2 1 से रिलेट किया, 1 1 से रिलेट किया, तो क्या 2 1 है? बिल्कुल है। और 2 1 से रिलेट किया, सॉरी इसके अलावा कौन? हाँ, 1 2 से रिलेट किया, 2 2 से रिलेट किया, तो 2 2 है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप चेक कर लीजिए, सारे एलिमेंट्स ट्रांजिटिविटी को फॉलो करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिविटी के लिए आप देख लीजिए, इसमें कोई चेक नहीं करना है, इन्हीं दोनों को चेक करना है। तो इस ये एंड किससे कर रहा है? 2 से स्टार्ट होने वाला ये सेट है और ये सेट है, तो चेक करिए 1 1 है, हाँ है। 1 2 है, हाँ है। 1 2 2 2 2 2 है। 2 से 2 1, तो 1 से स्टार्ट करने वाला एक यही सेट है और एक ये सेट है। तो देखिए 2 1 1 2 2 1 से रिलेट किया, 1 2 से रिलेट किया, तो क्या 2 2 है? हाँ है। 2 1 से रिलेट किया, 1 1 से रिलेट किया, तो क्या 2 1 है? हाँ है।
तो इसका मतलब ये इसको चेक नहीं करना, इन्हीं दोनों को चेक करना था, चेक कर लिया हमने। तो ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और ये कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है? ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है कंटेनिंग 1 2। ठीक, तो ये आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लिया। अब आपका लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी एलिमेंट्स? वी आर लेफ्ट विद 1 3 बचा हुआ है, 2 3 बचा हुआ है, 3 1 बचा हुआ है एंड 3 2 बचा हुआ है। अब देखिए कि इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। एक रिलेशन तो हमें मिल चुका है जो कि इक्विवेलेंस है, तो लेट्स गो फॉर R2। हम एक R2 रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। 1 1 आएगा ही आएगा, 2 2 आएगा ही आएगा, 3 3 आएगा ही आएगा, 1 2 आना ही आना है, 2 1 आना ही आना है। ये मिनिमम एलिमेंट्स है। ये सबसे छोटे वाले में ही हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। सपोज करिए हमने इसमें 1 3 ऐड कर दिया, 1 3 ऐड कर दिया, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 हो गया। अब ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। 1 3 से रिलेट किया, 2 1 से रिलेट किया। हाँ देखिए यहां पे ये एलिमेंट गड़बड़ कर गया। 2 1 से रिलेट किया, 1 3 से रिलेट किया, तो क्या 2 3 है? नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें 2 3 उठाना पड़ेगा। 2 3 उठा लिया हमने। तो चलिए 2 1 से रिलेट किया, 1 3 से रिलेट किया, तो 2 3 होना चाहिए, रख दिया हमने। अभी भी पूरा रिलेशन नहीं है। अब 2 3 आ चुका है, 2 3 आ चुका है। अब 2 3 आ गया तो इसकी सिमेट्रिसिटी खत्म हो गई। अब सिमेट्रिक नहीं रहा ये रिलेशन। तो अब सिमेट्रिक बनाने के लिए हम कहेंगे 2 3 है तो 3 2 भी उठा लो। तो अब देखिए आपने सारे एलिमेंट्स तो यूज कर लिए। तो मिनिमम नेक्स्ट ये कौन सा रिलेशन है? ये पूरा का पूरा A क्रॉस A हो गया ना। तो ये तो हमें पता ही है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। A क्रॉस A तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका मतलब सबसे छोटा ये रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है। उसके बाद हमने इसको बढ़ाने की जैसे ही कोशिश की, एक एलिमेंट ऐड करके, वो बाकी तीनों एलिमेंट्स को अपने आप खींच लाया। किसी भी आप 1 3 की जगह, आप पहले 1 3 की जगह 2 3 ऐड करते, 3 1 ऐड करते, 3 2 ऐड करते, कोई भी एक एलिमेंट आप उठा के इसमें ऐड करिए। आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप बाकी तीनों को ऐड करें। आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप बाकी तीनों को भी ऐड करें। तो देयरफॉर द नेक्स्ट पॉसिबल R2 रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इज R2। देयरफॉर ओनली 2 इक्विवेलेंस relations are possible in A to A। ऑप्शन बी। ठीक, चेक करना कैसे है, ऐसे ही करना होता है। ये क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं, लॉजिकल होते हैं। आपको एकदम पेशेंटली चेक करना है। आप एक एलिमेंट को गलत जोड़ ले गए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इवन दो कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन वो बाइनरी का क्वेश्चन है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 से थोड़ा देखने में कठिन है, मतलब देखने में डरावना है, भयावह है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत अच्छा। ठीक, क्वेश्चन में दो ऐसे फंक्शंस दिए हुए हैं। एक फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन, पढ़ा हुआ है आपने। ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। और दूसरा है इंटीग्रल पार्ट, कैसा ग्राफ होता है? समथिंग लाइक दिस। क्या रहा है, क्या 0 से 1 में ये दोनों फंक्शंस, क्या 0 से 1 में ये दोनों फंक्शंस के जो कंपोजिट फंक्शन बनेंगे GOF एंड FOG, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे? तो लेट्स ऑब्जर्व इट। देखिए कंपोजिट फंक्शंस आप ग्राफ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन का या तो आप ग्राफ बना लीजिए, ऐसा नहीं कि हम इन दोनों का ग्राफ देख लें और इन दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको ग्राफ पता होना चाहिए। सॉल्यूशन, पहले हम दोनों fx को डिफाइन करते हैं। सिंस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 0 to क्लोज्ड इंटरवल 1,
इसमें बिलोंग कर रहा है, तो fx कैसा आएगा आपका, fx की वैल्यू आएगी fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन 1 0 -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। तो इस इंटरवल में हम देखते हैं, इस पूरे इंटरवल में क्या आपका x 0 के बराबर हो रहा है? नहीं, 1 के बराबर हो रहा है। यहां ओपन लगा है ना इंटरवल, तो ये ब्रैकेट 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पोर्शन ये वाला है, ये वाला है। दिस इंप्लाइज दैट f of x is equal to 1 for all x belonging to open interval 0 to 1। यही मतलब हुआ ना, 0 से 1 का आप कोई भी 1 उठाइए, ये एक पॉजिटिव x होगा और इस x के लिए ये फंक्शन 1 आउटपुट देगा। तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की ये दो डेफिनेशन बेकार, केवल यही हमारे काम का है। नेक्स्ट आते हैं g पे, gx इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। इंटीग्रल फंक्शन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि आप जिस नंबर पे खड़े हैं आप उसको देख सकते हैं और उसके पीछे देख सकते हैं, और इसमें जो आपको सबसे बड़ा इंटीजर देखता है वो उठा लेना है। तो अगर आप 1 पे खड़े हैं तो आपको कौन सा इंटीजर दिखाई देगा? जैसे चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे हम खड़े हैं, 0 से थोड़ा पीछे हैं, तो हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। 0 क्या, 0 से आगे हो आप, पीछे चलते गए आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 0 0 0 0 0। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे, 1 के पहले तक तो आपको 0 दिख रहा होगा, जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे आपको 1 दिखने लगेगा। इसका मतलब ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा, इस इंटरवल में ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 1, gx की वैल्यू क्या आएगी? 1, एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, gx की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 से 1 ओपन इंटरवल में ये 0 आएगा, इस इंटरवल में 0 से लेके 1 तक जब आप रहेंगे ये 0 आएगा, और जैसे ही आप 1 होंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट FOG लिखते हैं। FOG इंटरवल यही है, इसी में हमें रखना है। तो f of g of x मीन्स सिग्नम फंक्शन ऑफ, सॉरी हाँ f सिग्नम है, सिग्नम फंक्शन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब ये बताइए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इस रेंज में कैसा है? कैसा है? या तो 1 है या 0 है, या तो 1 है या 0 है। तो विथ दिस इंप्लाइज दैट फॉर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जब आपका x 1 है तो ये फंक्शन कैसा रिजल्ट देगा? सिग्नम फंक्शन है, पॉजिटिव है, तो x 1 है तो ये 1 दे दिया। फॉर x इज इक्वल टू 1, जैसे ही x आपका 0 से 1 के बीच में गया, इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 0, और 0 का सिग्नम क्या आता है? 0, मतलब 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए f ऑफ g ऑफ x क्या आया? ये आया 1 के लिए 1 आया, 0 से 1 के लिए 0 आ गया। ठीक, f ऑफ gx की वैल्यू ये आ गई। अब आप g ऑफ fx की बात करते हैं, g ऑफ f विच इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिग्नम x ये है। सिग्नम x ये आपको हमेशा क्या दे रहा है? 1 ही दे रहा है। सिग्नम x हमेशा 1 ही दे रहा है, तो ये क्या बनेगा? इस पूरे इंटरवल में इसकी एक ही वैल्यू मिल रही है, 1। तो ये बनेगा आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन तो दो पार्ट है, ब्रेक कर गया। मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए ये 0 आंसर दे रहा है, एक 1 के लिए ये 1 दिया, लेकिन ये पूरे इंटरवल के लिए आपको 1 दे रहा है। तो क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप ग्राफ बना के देखना चाहते हैं तो FOGX की वैल्यू है से लेकर के ये 1 आया, ये है आपका ग्राफ, और जैसे ही 1 आया यहां पे ये पहुंच गया। ठीक, ये कौन सा ग्राफ है? FOGX का। GOFX का ग्राफ हमेशा 1 है, ये है आपका
ये दोनों तो बहुत दूर दूर हैं भाई, कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं, बिहेवियर सेम है, लेकिन ये ग्राफ 1 पे ब्रेक कर रहा है, ये नहीं ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ गैप कितने का है, 1 का है, तो क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं, ये दोनों ग्राफ्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सब लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा और मजा आया होगा। देखिए पूरी आपको 11th से लेकर के 12th तक रिलेशन फंक्शंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने आपको पढ़ा दिया, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस डिस्कस करवा दी, एग्जांपल्स डिस्कस करवा दिए, बहुत सारे अलग से क्वेश्चंस भी करवा दिए, एंड आई होप कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो जो हमने आपको एक फ्लो चार्ट बीच में बताया था, और नहीं तो लाइक अलग से वीडियो भी हमने डाला है कि हाउ व्हाट शुड बी योर स्टडिंग स्ट्रेटजी, उसको डेफिनेटली फॉलो करिएगा कि आप किसी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले के जितने वीडियो के नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए, फिर इस वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाइए, वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार उस चैप्टर के पूरे नोट्स जो आपने अभी तक बनाए हैं रिवाइज कर लीजिए, और ये तब तक आपको इस लूप को कंटिन्यू करना होता है जब तक कि आपका चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। आज वो चैप्टर आ गया है, आज वो चैप्टर आ गया है, आज आप इस चैप्टर को फाइनली रिवाइज करिए पूरा, और उसके बाद इस चैप्टर को आप साइड में रख दीजिए, फिर महीने में या 2 महीने में एक बार रिवाइज कर लिया करिए इन नोट्स को। आप देखिएगा यू विल बी मास्टर इन रिलेशंस एंड फंक्शंस। हर चैप्टर के आपको कोई डाउट नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आई होप कि आप फॉलो कर रहे होंगे। आज आप चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस को रिवाइज करना बंद कर सकते हैं, अब आप मंथली या दो महीने पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग क्या मतलब, कब कौन सी वैल्यू उठानी है ये सब सोचना पड़ता है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार समझ में आ जाता है ना तो बहुत मजा आता है करने में। तो ठीक है, आप भी मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप करिए कि आपको भी मजा आए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में, यू शुड फील एनर्जेटिक, यस मैंने कर लिया। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।